हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी का हम लोग डेली करंट अफेयर एमसीक्यू क्या करेंगे कि लगाएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू होता है जो डेली करंट अफेयर का किस किस एग्जाम के पर्पज से बनाया जाता है। तो जैसे आप यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं, एनडीए का देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ का, ईपीएफओ का, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कहीं का पीसीएस देते हैं, जैसे कि यूपी का पीसीएस अभी होने वाला है, एमपी का होने वाला है, बिहार पीसीएस आने वाला है। तो ये सब का अगर पीसीएस देते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक का कोई बैंक का एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें अगर करंट अफेयर होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका स्टैटिक्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से पढ़ने से उससे क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि जो भी करंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है उसका स्टैटिक्स ही क्या कर देता है कि स्टैटिक्स में क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए उसका बैकग्राउंड भी साथ साथ पढ़ लेना चाहिए, ताकि क्या हो कि अपना कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, ये आपको बताना है। तो रक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा रुपया किसको दिया गया है, तो आपको बताना है कि रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, ये अंतरिम बजट नॉर्मल बजट से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि ये जब आता है जब इलेक्शन होने वाला होता है, उसी साल अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन नॉर्मल बजट होता है जो कब पेश किया जाता है, तो हर साल 1 फरवरी को क्या होता है कि नॉर्मल बजट पेश होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अंतरिम बजट जो होता है हर साल नहीं आता है, जब जिस साल इलेक्शन होता है उसी साल आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है दोनों में। ठीक है, सबसे पहला बात आपको क्या याद रखना है कि बजट जो शब्द है कहीं भी अपना संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बजट शब्द के जगह पर क्या चीज लिखा हुआ है, तो जो अपना आर्टिकल 112 है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी को हम लोग बजट नॉर्मली बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपना संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जो अपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो अंतरिम बजट 2024 का पेश किए, और बजट पेश करने के लिए इनको छठा मौका इस बार मिला है। लेकिन ये अंतरिम बजट जो है पहली बार ये पेश किए हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अंतरिम बजट जो पेश हुआ उस डॉक्यूमेंट के अनुसार से रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। कितना मिला है, तो 6.1 लाख करोड़ रुपया मिला है, जो सबसे ज्यादा मंत्रालय को, सभी मंत्रालय में से सबसे ज्यादा इसी मंत्रालय को पैसा आवंटित किया गया है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा रुपया मिला है। जो कितना मिला है, तो 2.78 लाख करोड़ मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना यहां से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने फलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने की घोषणा किया है या फैसला लिया है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा आपका राजस्थान है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि फलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करेगा। ठीक है, ये कब से कब तक हर साल होगा, तो आपको याद रखना है कि 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ये हर साल चलाया जाएगा। यह अभियान में प्रदेश में टोटल जिला को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों का क्या है कि शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि हर साल 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक पर, पेटीएम पेमेंट बैंक पर, फिनो पेमेंट बैंक पर, जियो पेमेंट बैंक पर। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। क्यों घोषणा किया है? क्योंकि इसका जो शेयर है अभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिस कारण से भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले जो अपना केंद्रीय बैंक है आरबीआई जो है, मार्च 2022 में इस पर प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी नया लोग को आप नहीं जोड़ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि कोई भी नया ग्राहक को आप नहीं जोड़ सकते हैं। किसको बोला गया था, तो पेटीएम को बोला गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी 2024
29 फरवरी तक सभी सेवाएं जो होगा पेटीएम के लिए समान होगा, लेकिन उसके बाद कई सर्विसेज को क्या कर दिया जाएगा, तो बंद कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ जानकारी के लिए आपको याद कर लीजिएगा कि 197 कम्युनिकेशन है, उसके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का 49% क्या है, शेयर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है, या 2 फरवरी को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है कि 1 फरवरी को हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल मनाया जाता है। अरे क्यों मनाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो जो अपना कोस्ट गार्ड है उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये कब घोषणा किया गया था कि हर साल मनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि 18 अगस्त 1978 को ये घोषणा किया गया कि हर साल 1 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपसे सवाल बना सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1 फरवरी 1977 को किया गया था, इसीलिए 1 फरवरी को कौन सा डे मनाने का घोषणा किया गया 1978 में? तो आपको याद रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड डे का। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा को, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को, सूरत हवाई अड्डा को, या जोरहाट हवाई अड्डा को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सूरत हवाई अड्डा को इंटरनेशनल हवाई अड्डा का देने का दर्जा किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सूरत हवाई अड्डा को भारत सरकार ने हाल ही में क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अपने, उसने क्या किए थे कि सूरत हवाई अड्डा पर 353 करोड़ की लागत से एक निर्मित नया टर्मिनल का उद्घाटन भी किए थे हाल ही में। कब किए थे? तो दिसंबर में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब कि एसीसी का अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो कपिल देव को, सौरव गांगुली को, जय शाह को, या रॉजर बिन्नी को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जय शाह को फिर से मतलब तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। किसके अध्यक्ष के रूप में? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अभी सचिव कौन है? तो जय शाह है, जो अमित शाह के बेटा है, जो अपना होम मिनिस्टर है उनका बेटा है। और ये तीसरी बार जो है एसीसी का अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। एसीसी किसका शॉर्ट नाम है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाली में ऐसा जो है एसीसी के वार्षिक आम बैठक हुआ, वहां पर एक फैसला लिया गया कि जय शाह को ही एसीसी का अध्यक्ष चुना जाएगा फिर से। और इनको क्यों चुना गया है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इनके दौरान क्या किया गया था कि अंडर 90 फॉर्मेट में महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल योजना किया गया, इसी के अनुसार से इनको फिर से ये पद दिया गया है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1983 में इसका स्थापना हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी क्या किए हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा के पीछे कारण क्या है ये आपको बताना है। तो उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिए थे, जिस कारण से उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तक निदेशालय मतलब कि ईडी ने गिरफ्तार किया, इस कारण से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, या उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? बी है। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तक निदेशालय मतलब कि जो अपना ईडी है उसको वो क्या किया था कि इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि ये भूमि घोटाले में ये पकड़ा गए हैं और ये ईडी के द्वारा इसमें पूछताछ किया गया, जिस कारण से हेमंत सोरेन जो थे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको जमीन घोटाला के मामले में अपना जो ईडी है वो क्या कर लिया है? तो गिरफ्तार कर लिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो किस कारण से इनको मतलब इस्तीफा देना पड़ा है? तो भ्रष्टाचार के कारण से। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने इस साल जो है 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा? तो महाराष्ट्र करेगा,
हरियाणा करेगा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि तमिलनाडु के द्वारा इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र ने अपना खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसका खिताब बरकरार रखा है, जबकि मेजबान इसका इस बार कौन कर रहा है? तो तमिलनाडु कर रहा है। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है कौन? तमिलनाडु। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिडिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, ठीक है, लाल किला दिल्ली में, इंडिया गेट नई दिल्ली में, विजय चौक नई दिल्ली में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि विजय चौक नई दिल्ली में हर साल जो है ये मनाया जाता है, बिडिंग द रिट्रीट। ये बात आपको याद रखना है, बिडिंग द रिट्रीट, ठीक है, ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो गया? तो विजय चौक नई दिल्ली में मनाया जाता है। 29 जनवरी 2024 को बिडिंग द रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया। और ये संगीतमय प्रदर्शन होता है, इसमें संगीत का प्रदर्शन होता है। और इसमें भाग कौन कौन लिया था ये भी पूछ सकता है। तो अपना जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो भाग लिया, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और जो सीएपीएफ है वो भी इसमें भाग लिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का महत्व क्या है? ये आपको बताना है। तो वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ये है। या तो वह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ये है। या वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। या तो वह विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले ओडिशा के पहले एथलीट हैं। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है। वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपका इंडिया के कर्नाटका के रहने वाले हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और 43 साल की उम्र में ये जो है क्या किए हैं कि रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये किस चीज का खेल खेलते हैं? तो आपको याद रखना है कि टेनिस का खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि आपका बोपन्ना जो है वो किस खेल का खिलाड़ी है। रोहन बोपन्ना जो है किस खेल का खिलाड़ी है? तो आपको याद रखना है किसका? तो टेनिस का। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे इनके बारे में देख लेते हैं कुछ। तो वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 43 वर्ष के। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1980 में बेंगलुरु में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग के हासिल करने वाले अब तक जितना भी अगर लगा रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब तक का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। तो इतना आपको ध्यान इनके बारे में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।